एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। इस शहर में तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा शारिक बाऊ? जफरी की बात पर शारिक बोला, हाजी। जफरी ने हैरत से कहा, हाजी? मगर वो तो तुम्हारा दोस्त। शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, दोस्त था, अब वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। मुझे सबसे पहले उसे खत्म करना है या खुद मिट जाना है। जफरी बोला, तुम्हें कुछ क्यों होगा शारिक बाऊ, हम तुम्हारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। शारिक बोला, तो फिर ठीक है, कल रात 8 बजे दाता दरबार पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जफरी बोला, वैसे प्रोग्राम क्या है? शारिक ने कहा, मेरी अदम मौजूदगी में हाजी ने मेरे घर वालों के साथ बड़ी ज्यादती की है। उसने मेरी माँ और बहन को घर से निकालकर मकान पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि उसे फरोख्त भी कर दिया। मेरी माँ बहन और मेरे दोस्त को कत्ल की धमकियां दी, राजे की हड्डियां तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। उसका ख्याल था कि मैं अफगानिस्तान से जिंदा वापस नहीं आऊंगा और वो मेरे बाद जो चाहे कर सकता है। उसने मुझे जान से मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। खैर, अब मैं वापस आ गया हूँ। जफरी बोला, हाजी ऐसा बेगैरत है? फिक्र न करो शारिक बाऊ, तुम्हारी माँ बहन हमारी माँ बहन है, उनकी बेइज्जती का बदला हम लेंगे। तुम बताओ करना क्या है? शारिक बोला, जो कुछ करना है वो मैंने सोच लिया है, प्रोग्राम फाइनल करके कल ही बताऊंगा। जफरी बोला, तुम अभी हुक्म करो, कहो तो अभी जाकर हाजी को गोली मार दूं। शारिक बोला, तुम जानते हो कि शारिक सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाता। अभी हम हाजी पर बराह रास्त हाथ नहीं डालेंगे, पहले उसके चंद खास आदमियों का बंदोबस्त करना है, उसके बाद हाजी को पकड़ेंगे। जफरी बोला, बात तो अक्लमंदी की है, लेकिन ठहरो, पहले मैं चाय मंगवाता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। उसने वहीं बैठे बैठे किसी औरत का नाम लेकर आवाज दी। दूसरे लम्हे वही औरत दरवाजे में नमूदार हुई जिसे शारिक ने जफरी के साथ देखा था। उसके चेहरे पर शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं थी। जफरी बोला, जमरद, मेरा जिगरी यार आया है, तुम जाओ और किसी के हाथ चाय भिजवा देना। वो औरत चंद लम्हे शारिक को देखती रही, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। जफरी बोला, शारिक बाबू, तुम बहुत थके हुए लगते हो, थोड़ा आराम कर लो। शारिक बोला, आराम तो मैं उस वक्त करूंगा जब हाजी को ठिकाने लगा दूंगा। जफरी बोला, हम मिलकर उसे ठिकाने लगाएंगे। कुछ ही देर के बाद चाय आ गई। वो दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करते रहे। जफरी हाजी के बारे में जानकर बहुत गुस्से में आ गया था। वो ऊंचा लंबा और भारी डील डोल का आदमी था और चेहरे से ही बदमाश लगता था। उसे देखकर शरीफ आदमियों का तो वैसे ही दम निकल जाता। जफरी और मौजू जैसे आदमी वो लोग थे जो अपने आका के लिए जान भी दे सकते थे। ये लोग बद किरदार और बदमाश जरूर थे, लेकिन इनका अपना एक अलग किरदार था। माजी में शारिक ने इन पर कुछ एहसानात किए थे। पहले इनसे कोई काम नहीं लिया गया था, लेकिन अब वो इन्हें आगे लाना चाहता था। उसके ख्याल में हाजी से निमटने के लिए ऐसे ही आदमियों की जरूरत थी। शारिक उस वक्त वाकई थकन सी महसूस कर रहा था। वो कई मील तक धूप में पैदल चलता रहा। आदमियों का बंदोबस्त हो जाने के बाद उसे कुछ इत्मीनान सा हो गया था। चाय पीने के बाद वो कुर्सी से उठकर रैगजीन के सोफे पर लेट गया। बातें करते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी। जफरी समझा कि वो सो रहा है। वो खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। शारिक सोया नहीं था, आंखें बंद करके सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। उसने तय किया था कि हाजी पर बराह रास्त हमला करने की बजाय पहले उसके खास आदमियों से निपटा जाए। इस सिलसिले में उसने सबसे पहले मुनव्वर से निमटने का फैसला किया था। मुनव्वर रिश्ते में हाजी का भांजा भी होता था। उसका हशर देखकर हाजी यकीनन तिलमिला उठेगा। वैसे हाजी के बारे में शारिक किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। अपने किसी आदमी पर हमले के बाद वो खामोश नहीं रहेगा। उसने तय कर लिया था कि हाजी को संभलने का मौका नहीं देगा। यही सब कुछ सोचते हुए शारिक वाकई सो गया। उसकी आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था। आंख खुलने के बाद कुछ देर तक वो ये अंदाजा ही न लगा सका कि वो कहाँ है। फिर तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार कानों से टकराई तो एक झटके से उठकर बैठ गया। ठीक उसी लम्हे जफरी कमरे में दाखिल हुआ। शारिक ने उसे घूरा, बोला, मैं सो गया था और तुमने मुझे जगाया ही नहीं। जफरी बोला, तुम बहुत थके हुए थे, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं जगाया ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। तुम मुंह हाथ धो लो शारिक बाबू, मैं चाय मंगवाता हूँ। शारिक उठकर बाहर कमरे में आ गया। वहां एक तरफ बेसन लगा हुआ था। उसने मुंह हाथ धोया और दोबारा कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद ही चाय आ गई। शारिक जब जफरी के मकान से निकला तो रात के 8 बजने वाले थे।
बाजार की रौनक शुरू हो रही थी। हर तरफ से तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार सुनाई दे रही थी। शारिक टहलता हुआ टकसाली गेट पर आ गया और मोड़ पर खड़े हुए एक खाली रिक्शे पर बैठ गया। रात 10 बजे तक वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा और जब वो गुलबर्ग वाली कोठी के सामने रिक्शे से उतरा तो 10:30 बज रहे थे। उसने गेट की घंटी बजाई। तुफैल ने गेट खोला। शारिक गेट में दाखिल होकर बरामदे में पहुंचा तो ठिठक गया। रजिया अचानक ही बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर उसके सामने आ गई थी। रजिया उसे घूरते हुए बोली, ये सब क्या है भैया? क्या हम लोग किसी एक जगह चैन से नहीं रह सकेंगे? शारिक उसके सामने दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ जी की पेशानी पर भी शिकने पड़ी हुई थी। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इस सूरत हाल से खुश नहीं है। शारिक ने अपनी बाहें उसके गले में हमायल कर दी। बोला, आप नाराज हैं माँ जी अपने बेटे से? माँ जी ने कहा, मैं नाराज नहीं हूं बेटा, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि तुम्हारी जिंदगी का सुकून क्यों गारत हो गया। 24 घंटे जान हथेली पर लिए फिरते हो, ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? शारिक ने कहा, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं छोड़ते। बस थोड़े ही अरसे की बात है, उसके बाद अपनी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बस चंद रोज। अगर चंद रोज में ये सब कुछ खत्म न हुआ तो वादा करता हूं कि आप लोगों को लेकर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां ये हंगामे नहीं होंगे। तभी समीना की आवाज आई, मेरा ख्याल है तुम खाना खाकर आए हो। शारिक मुड़ गया, बोला, नहीं तो। समीना बोली, तो फिर चलो, तुमने कहा था कि खाना घर पर खाओगे, इसलिए हमने भी तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। रजिया ने खाना लगा दिया और वो चारों बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान शारिक उन्हें उस कोठी के बारे में बता रहा था। वो रजिया की तरफ देखते हुए कह रहा था, मैंने फौरी जरूरत का सामान डलवा दिया है, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो तुम और समीना खरीद कर ले आना। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कुछ अरसे तक तुम लोग घर से बाहर निकलते वक्त बुर्का पहनोगे। रजिया बोली, ठीक है, हम तुम्हारी हिदायत का ख्याल रखेंगे। खाने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। शारिक यहाँ आने से पहले मासी मेहरा के हाथ से अपना ब्रीफकेस ले आया था। उसने ब्रीफकेस खोलकर नोटों की 2 गड्डियां रजिया के हाथ में थमा दी। बोला, ये 2 लाख रुपए हैं, जरूरत की चीजें ले आना और ये ब्रीफकेस संभाल कर रख लूं। इसमें पैसों के अलावा कुछ और भी है जिसका माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ देर के बाद शारिक उस कमरे में आ गया जहां टेलीफोन रखा हुआ था। जिन खुसूसियात की बिना पर शारिक ने ये कोठी पसंद की थी, उनमें एक खुसूसियत यहाँ टेलीफोन की मौजूदगी भी थी। उसने फोन का रिसीवर उठाया और सुहेल का नंबर डायल करने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे तक फोन पर सुहेल से बातें करता रहा, फिर बाहर आ गया। वो रजिया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कहाँ सोना है भाई, मेरे लिए भी कोई बिस्तर है या नहीं? रजिया की बजाय समीना ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। बोली, तुम्हारा कमरा वो है। शारिक बोला, अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी। सुबह शारिक देर से उठा था, लेकिन नाश्ता करने के फौरन बाद ही घर से रुखसत हो गया। उसने तुफैल को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि उन लोगों का ख्याल रखे। घर से निकलने के बाद शारिक ने चंद गज का फासला तय किया था कि कुछ सोच कर वापस आ गया। वो कुछ देर तक रजिया से बातें करता रहा। उनकी आवाज सरगोशियों से ज्यादा नहीं थी। इस मर्तबा वो घर से निकला तो उसे फौरन ही रिक्शा मिल गया। वो सीधा रेलवे स्टेशन के करीब बोर्ड वाले चौक पहुंच गया। यहाँ नई और पुरानी कारों के शोरूम्स थे जहाँ किराए पर कारें मिलती थीं। उसने शोरूम से किराए पर एक कार हासिल की। कार हासिल करने के लिए उसने एक ऐसे आदमी का नाम इस्तेमाल किया जो शारिक को भी जानता था और शोरूम के मैनेजर को भी। उस नाम की वजह से शारिक को कार हासिल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उसने खासी रकम एडवांस में दी थी। शारिक इस कार पर दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर फिरता रहा। दोपहर का खाना उसने एक होटल में खाया और फिर मुल्तान रोड की तरफ निकल गया। शहर की हुदूद के इख्तिताम के बाद वो मेन रोड पर ड्राइव करता रहा और फिर कार को दाईं तरफ एक ज़ेली सड़क पर मोड़ दिया। कुछ देर के बाद शारिक उस हवेली में मौजूद था जहां अफगानिस्तान से पहले उन्होंने असलहे की पेटियां और हेरोइन छुपाई थी। उस वक्त शारिक के ख्याल में महफूज तरीन जगह यही थी। वो हाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उस हवेली को अपना हेडक्वार्टर बना सकता था। हवेली की चाबियां गेट से कुछ दूर दीवार में टूटी हुई ईंटों के अंदर छुपाई गई थीं। चाबियां ज्यों की त्यों वहां मौजूद थीं। जाहिर है कोई सोच भी नहीं सकता था कि 6 फुट ऊपर टूटी हुई दीवार में चाबियां छुपाई गई होंगी। उसने चाबियां निकालकर गेट खोला और फिर कार को अंदर ले जाकर बंद कर दिया। उस हवेली का एक कमरा उन्होंने रिहाइश के काबिल बना रखा था, लेकिन चारपाइयों पर बिछी हुई चादरों पर मिट्टी की तहें जमी हुई थीं। उसने चादरें झाड़ कर बिछाई और एक चारपाई उठाकर बाहर दरख्त के नीचे बिछा दी और उस पर लेट गया। दोपहर के वक्त दरख्त की घनी छांव में ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। शारिक पर गनूदगी सी तारी होने लगी और कुछ ही देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुका था।
शारिक की आंख खुली तो सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। उसने कुएं से पानी निकाल कर मुंह हाथ धोया और कमरे में आ गया। वो कमरों की बत्तियां जलाता हुआ अंदरूनी कमरे में आया, जहां असलहे की पेटियां और बोरियों में हेरोइन के पैकेट भरे हुए थे। हेरोइन की मालियत अरबों रुपए थी और असलहा उसके अलावा। शारिक ने असलहे वाली एक पेटी खोल ली और 3 क्लैशनकोफ राइफलें निकालकर उन्हें चेक करने लगा। उसने तीनों में मैगजीन फिट कर दिए। एक फालतू मैगजीन उठा लिया और उस कमरे से निकलकर पहले कमरे में आ गया। अंदर वाले कमरे का दरवाजा उसने बड़ी एहतियात से लॉक किया था। उसने तीनों राइफलें कार में सीटों के नीचे छुपा दी और ठीक 7 बजे वो हवेली से निकल गया। चाबियां उसने दोबारा टूटी हुई दीवार में उसी जगह रख दी थी जहां से उठाई थी। मेन रोड पर ट्रैफिक की वजह से उसे कार की रफ्तार कम रखनी पड़ी। समनाबाद मोड़ से गुजरते हुए उसने इधर उधर देखा। मोड़ पर खासी रौनक थी। चुबुर्जी चौक पर पहुंचकर उसने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया। दाता दरबार के करीब पहुंचकर शारिक ने कार सड़क पर रोक दी और नीचे उतरकर पैदल चलता हुआ उस गेट की तरफ बढ़ने लगा जिसके बारे में उसने जफरी वगैरह को बताया था। उस वक्त 8 बज रहे थे। दाता दरबार पर बड़ी रौनक थी। अकीदतमंदों का हुजूम था। उस गेट के करीब वसीओ अरीज शेड के नीचे पेशावर बावर्चियों के बड़े बड़े किचन थे। सुई गैस के बड़े बड़े चूल्हों पर देगें चढ़ी हुई थीं। बावर्चियों के मुलाजिम तैयार देगें ट्रॉलियों पर रखे जायरीन को मुतवज्जे कर रहे थे और जायरीन ये देगें महंगे दामों खरीद कर खाना गरीबों में बांट रहे थे। शारिक गेट के करीब ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां ज्यादा हुजूम नहीं था। वो मुतजस्सिस नजरों से हर आने जाने वाले को देख रहा था। 8:05 पर पहले उसे जफरी दिखाई दिया, फिर मौजू। उसके साथ एक और आदमी भी था। वो पप्पू था। उसकी उम्र 28-30 के लगभग रही होगी। दराज कामत, सुडोल जिस्म और मुगल कट दाढ़ी। शारिक ने उसे देखते ही पहचान लिया। बज़ाहिर वो बड़ा शरीफ लगता था, लेकिन शारिक जानता था कि वो खतरनाक नौजवान है। शारिक ने उन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और गेट से निकलकर सड़क की तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी थोड़े थोड़े फासले पर उसके पीछे चलने लगे। कार के करीब पहुंचकर शारिक एक लम्हे को रुका, फिर दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वो तीनों भी कार के करीब आ गए। जफरी आगे वाली सीट पर और पप्पू और मौजू पिछली सीट पर बैठ गए। शारिक ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। समनाबाद मोड़ तक पहुंचने में उन्हें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। शारिक ने गाड़ी एक तरफ रोकी। बोला, तुम में से किसी को मालूम है कि दोले दूध वाले की दुकान कहाँ है? पीछे बैठे मौजू ने कहा, उसकी दुकान तो आगे भल्ला स्टॉप पर है। शारिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भल्ला स्टॉप वहां से ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ सड़क के दोनों तरफ दुकानें थीं। एक तंग सी सड़क नौ नारियां की तरफ भी मुड़ती थी। उन दुकानों की वजह से यहाँ खासी रौनक थी। स्टॉप के करीब पहुंचकर शारिक ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। मौजू ने सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। बोला, वो सामने दोले दूध वाले की दुकान है। शारिक ने कार रोक ली। जिस जगह उसने कार रोकी थी वहां एक छोटा सा जनरल स्टोर था। एक साइकिलों की दुकान थी और 2-3 दुकानें मुख्तलिफ किस्म की थीं। उसके ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ दोले दूध वाले की दुकान थी। यहाँ सड़क अगरचे ज्यादा कुशादा नहीं थी, लेकिन दूध वाले ने दुकान के आगे खासी जगह घेर रखी थी। ईंटों से बनी हुई भट्टी पर दूध की बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिससे भाप उठ रही थी। उसके पीछे लकड़ी के एक तख्त पर बिछी हुई गद्दी पर दोला दूध वाला बैठा हुआ था। वो अधेड़ उम्र दुबला पतला सा आदमी था। सर पर तिरछी पगड़ी बंधी हुई थी। उनका सफेद कुर्ता और लट्ठे की सफेद धोती। कढ़ाई के ऊपर की तरफ लकड़ी का एक और तख्त रखा हुआ था जो पिछली तरफ से किसी कदर उठा हुआ था। उस पर जलेबी, लड्डू, अंदरसे और बर्फी वगैरह के तश्त सजे हुए थे। दुकान के सामने लकड़ी के 5-6 बेंच थे जिन पर गाहक थे। कोई लस्सी पी रहा था और कोई दूध का प्याला पकड़े बैठा हुआ था। इन बेंचों के करीब ही एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने भी सफेद कुर्ता और खूबसूरत बॉर्डर वाला लाचा पहन रखा था। पैरों में सलीम शाही था। उसके सर के बाल खासे लंबे थे जो गर्दन पर फैले हुए थे। भारी मूंछों ने उसके चेहरे को खासा बारोब बना दिया था। मौजू ने कुर्सी पर बैठे हुए उस शख्स की तरफ इशारा किया। बोला, वो मुनव्वर है। शारिक गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उसके सामने एक छोटी मेज रखी हुई थी जिस पर चेकदार एक बड़ा रुमाल बिछा हुआ था। रुमाल का एक कोना खासा मुड़ा हुआ था। दूर से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके नीचे कोई चीज मौजूद है। इस दौरान एक आदमी वहां आकर रुका। उसने जेब से चंद नोट निकाले और रुमाल का कोना उठाकर नोट रखने के बाद उसने मुनव्वर को सलाम किया और वहां से चला गया। 5 मिनट में 3 आदमी उस रुमाल के नीचे पैसे रख कर गए थे। शारिक को समझने में देर न लगी कि मुनव्वर वहां बैठा दुकानदारों से जग्गा टैक्स वसूल कर रहा था। गालिबन जो उसका रोज का मामूल था। दुकानदार खुद ही वहां आकर जग्गा टैक्स दे जाते। शारिक ने मुड़कर पप्पू की तरफ देखते हुए कहा, पप्पू तुम जाओ जरा उसके पास, उससे कहो तुम्हारा एक दोस्त बुला रहा है। पप्पू कार से उतर गया।
मौजू ने भी एक तरफ हटकर सीट उठाई और 2 राइफलें निकाल ली। एक उसने अपने पास रखी और दूसरी अगली सीट पर बैठे हुए जफरी के हवाले कर दी। मौजू ने राइफल की नाल खिड़की पर रख ली और सामने की तरफ देखने लगा। शारिक भी उसी तरफ देख रहा था। पप्पू सड़क पार करके दोले की दुकान के सामने पहुंच गया और बेंचों के ऊपर से घूमता हुआ मुनव्वर की कुर्सी के करीब आकर खड़ा हो गया। मुनव्वर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये चेहरा उसके लिए नया था। उसने उखड़े हुए लहजे में कहा, क्या बात है ओए, कौन हो तुम? पप्पू ने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं। अगर तुम चाहते हो कि जहां लोगों के सामने तुम्हारे सर पर जूते न लगाए जाएं, तो उठकर मेरे साथ चल दो। वो सामने गाड़ी खड़ी है, तुम्हारा बाप तुमसे 2 बातें करना चाहता है। मुनव्वर ने सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई गाड़ी की तरफ देखा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने पप्पू के मुंह पर घूंसा मारना चाहा, लेकिन पप्पू ने बड़ी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। पप्पू बोला, अभी तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो पप्पू पर हाथ उठा सके। मुनव्वर चीख कर अपने आदमियों को पुकारने लगा, माजे, गामे, साजे। ये सूरत हाल देखकर वहां बैठे हुए लोग खौफजदा होकर भागने लगे। वो लोग जानते थे कि अब यहाँ हंगामा होगा, गोलियां चलेंगी और एक आध लाश भी गिरेगी। 4-5 गुंडे इधर उधर से निकलकर पप्पू की तरफ लपके। पप्पू उनके घेरे में आ गया, लेकिन उसने मुनव्वर की कलाई नहीं छोड़ी। मुनव्वर के एक आदमी ने पिस्तौल निकाल कर हवाई फायर कर दिया। उसके साथ ही दुकानें भी धड़ धड़ बंद होने लगी। मुनव्वर के आदमी यही समझे थे कि पप्पू अकेला ही है, लेकिन कार में बैठे हुए मौजू ने राइफल का एक हवाई ब्रस्ट मारा तो वहां भगदड़ मच गई। मुनव्वर के गुंडे इधर उधर दुबक कर फायरिंग करने लगे। इस भगदड़ में दूध की कड़ाई उलट गई और दोला दूध वाला भी चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। पप्पू वाकई दलेर आदमी था। वो जरा भी खौफजदा नहीं हुआ। उसने एक हाथ से मुनव्वर की कलाई पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से उसे घूंसे रसीद कर रहा था। फिर उसने कलाई छोड़ दी और दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करने लगा। मुनव्वर ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, मगर पप्पू ने उसे 2 कदम से ज्यादा आगे न जाने दिया। वो उसे घूंसे और लाते रसीद करता हुआ सड़क की तरफ ले जा रहा था। दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया था। लोग गाड़ियों से उतर उतर कर गलियों में घुस रहे थे। गाड़ी में बैठा हुआ मौजू मुसलसल फायरिंग कर रहा था। इस फायरिंग की वजह से मुनव्वर के आदमियों को सामने आने का मौका नहीं मिल सका था। पप्पू मुनव्वर को ठोकरें मारता और घसीटता हुआ कार तक ले आया। शारिक कार से उतर आया। उसे देखकर मुनव्वर कांप उठा। खौफ की शिद्दत से उसकी आवाज हलक में अटक कर रह गई। तुम? शारिक मुस्कुराया, बोला, अच्छा हुआ तुमने पहचान तो लिया। फिर पप्पू से बोला, इसे गाड़ी में डाल दो, अगर ये शोर मचाए तो भून देना। पप्पू ने कहा, फिक्र ही न करो शारिक भाऊ। वो मुनव्वर को गाड़ी में ठूसने लगा। मुनव्वर मुसलसल मजाहमत कर रहा था। वो चीख चीख कर अपने साथियों को पुकार रहा था, लेकिन उसके तमाम साथी गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुके थे। पप्पू उसे मुसलसल ठोकरे मारा था। इस खींचातानी में मुनव्वर के लाचे की गिरा खुल गई और कोई भारी चीज नीचे गिरी। पप्पू चौंक गया। वो पिस्तौल था जो मुनव्वर के लाचे की डब से निकल कर गिरा था। पप्पू ने लपक कर पिस्तौल उठा लिया और उसकी नाल मुनव्वर की खोपड़ी पर रख दी। उसके साथ ही उसके हलक से गुर्राहट सी निकली। बोला, अगर इस वक्त अपनी जान बचाना चाहते हो तो गाड़ी में बैठ जाओ। मुनव्वर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बोला, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। पप्पू ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, कैसे बदमाश हो तुम? अरे बदमाश तो बरसती गोलियों में भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है, और तुम 2 हाथ लगने पर माफिया मांगने लग गए। लगता है तुमने किसी गधी का दूध पिया है, चोर चक्का कहीं का। चल बैठ गाड़ी में। मगर मुनव्वर उस वक्त भी रहम की भीख मांग रहा था। पप्पू उसे पकड़कर कार में ठूसने लगा। अंदर से मौजू ने मुनव्वर के हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। पप्पू भी कार में बैठ गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मौजू ने हवा में राइफल का एक ब्रस्ट मारा। शारिक जल्दी से स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। इंजन स्टार्ट ही था। उसने गियर में डालकर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। दोनों अतराफ ट्रैफिक बंद था। उस ट्रैफिक से कार निकालना मुमकिन नहीं था। शारिक ने कार एक तंग सी गली में मोड़ दी। ठीक उस वक्त दूर कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। शारिक कार को गलियों ही गलियों में घुमाता रहा। फजा में पुलिस के सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये आवाज कभी एक तरफ से आती, कभी दूसरी तरफ से, और फिर शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो पुलिस की 2-3 गाड़ियां थीं जो गालिबन उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं। शारिक की कार एक गली से निकलकर जैसे ही सड़क पर आई, शारिक अपनी सीट पर उछल पड़ा। बाईं तरफ सड़क पर पुलिस की गाड़ी आ रही थी और उसने अचानक ही सायरन खोल दिया था। यह सायरन सुनकर ही अगली सीट पर बैठा हुआ जफरी भी चौंका था। उसने बड़ी फुर्ती से फायर खोल दिया। फायरिंग से पुलिस की गाड़ी का अगला एक टायर धमाके से फटा। वैन बुरी तरह लड़खड़ा गई। शारिक की कार भी उस तरफ मुड़ गई थी। उसकी रफ्तार भी तेज थी और पुलिस की तेज रफ्तार वैन भी लड़खड़ाती हुई इस तरफ आ रही थी। फासला लम्हा बलम्हा कम हो रहा था। शारिक ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग को दाईं तरफ घुमाया। वो कार टायरों की तेज चरचराहट की आवाज सुनकर मुड़ी।
पुलिस वैन कार के पिछले हिस्से को टक्कर मारती हुई सड़क से उतरकर एक दरख्त से टकरा गई। कार के पिछले हिस्से पर पुलिस वैन की टक्कर अगरचे ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन कार लड़खड़ा गई थी। अगर शारिक उसे संभाल न लेता तो वो भी पुलिस वैन की तरह सड़क के दूसरी तरफ किसी मकान से टकरा जाती। टक्कर लगने से कार मुड़ गई थी। शारिक ने स्टीयरिंग संभालते हुए एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। शारिक के साथ दूसरी सीट पर बैठे हुए जफरी ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वैन दरख्त से टकरा कर रुक गई थी और पुलिस वाले बदहवासी में नीचे कूद रहे थे। इस टक्कर से उनके अपने हवास गुम हो गए थे और उन्हें शारिक वाली कार का होश ही नहीं रहा था। उन्हें तो शायद ये भी अंदाजा नहीं हो सका था कि इस कार में वो लोग थे जिनकी उन्हें तलाश थी। कार मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यतीम खाने वाले मोड़ के करीब एक बार फिर मुल्तान रोड पर निकल आई। शारिक कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। शारिक ने सामने लगे हुए आईने में देखा। बोला, पप्पू इसकी आंखें बांध दो ताकि इसे पता न चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं। पप्पू ने कहा, इसकी जरूरत ही नहीं है शारिक बाबू, ये तो पहले ही सजदे में पड़ा हुआ है। सर ऊपर उठाएगा तो कुछ देखेगा ना। पप्पू ने ठीक कहा था। मुनव्वर सीट पर नहीं बल्कि उनके पैरों में औंधा पड़ा हुआ था। उसकी पेशानी फुटमैट को छू रही थी। पप्पू और मौजू ने ऊपर से उसे दबा रखा था। शारिक ने बिलाखिर कार हवेली की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी।